सीख रहे जी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. दिस इज नोन एज द थर्ड एक्टिविटी और द सी एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी से मेरा मतलब उस एक्टिविटी से है, ठीक है जी, जो मेरी फर्म्स की फाइनेंशियल नीड को पूरा करेगा. ठीक है जी, इस एक्टिविटी को मैं क्या बोल देता हूँ जी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी. अब मेरी फाइनेंशियल नीड्स क्या हो सकती है, शॉर्ट टर्म भी हो सकती है और लॉन्ग टर्म भी हो सकती है. ठीक है जी, तो जितनी भी चीज़ें इन दोनों से रिलेटेड होएगी, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स, सभी को मैं क्या बोल देता हूँ जी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. अब अगर मैं समझूँ, ये आप लोगों ने सेम चीज़ बीएसटी में भी सीखी है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करनी है, लॉन्ग टर्म नॉन करंट वो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करनी है. हाँ, वो अलग अलग है इंस्ट्रूमेंट्स. यहाँ पर भी हमें उसी के हिसाब से देखना है. जिन भी चीज़ों ने हमारी, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनना है जी, जिन भी चीज़ों से हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल नीड्स पूरी हो जाएंगी, सब कौन सी एक्टिविटी में आ जाएगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी. रूल बिल्कुल सेम है, इनफ्लो ऑफ कैश को क्या करना है प्लस और आउटफ्लो ऑफ कैश को क्या करना है माइनस. अब मेरी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स पता है कौन सी, दो चीज़ें पूरी करती हैं. एक तो पूरा करेगा शेयर कैपिटल, ठीक है जी, और एक पूरी करेंगे जी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स. और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स एक ही चीज़ पूरी करेगी, विच इज नोन एज बैंक ओवरड्राफ्ट. मतलब अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूँ, कभी भी अगर मैं अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी को बनाने वाला हूँ, तो इसमें मैंने कुछ सामान क्या करना है प्लस और कुछ सामान क्या करना है माइनस. मैंने प्लस किन किन चीज़ों को करना है, जब भी क्या होगा, इनफ्लो ऑफ कैश. इनफ्लो ऑफ कैश कब होगा, जब भी ये मेरी नॉन करंट लायबिलिटीज बढ़ेंगी, तो क्या हो जाएगा, इनफ्लो ऑफ कैश. और अगर नॉन करंट लायबिलिटीज कम हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, आउटफ्लो ऑफ कैश. अब देखो जिसमें कौन कौन सी आइटम आएगी. इसमें सबसे पहला आएगा जी इशू ऑफ शेयर्स. आपने शेयर इशू किए, तो आपके पास क्या होगा, इनफ्लो ऑफ कैश. मैं इसे क्या करूंगा प्लस. आपने बाय चांस क्या कर दिया, रीपेमेंट ऑफ शेयर्स, आपने अपने शेयर रीपे कर दिए, तो क्या हो जाएगा, आउटफ्लो ऑफ कैश. ठीक है जी. नेक्स्ट, आपने अपने डिबेंचर इशू कर दिए, क्या होगा, इनफ्लो ऑफ कैश. आपने अपने डिबेंचर्स रिडीम कर दिए, ये क्या हो जाएगा, आउटफ्लो ऑफ कैश. इशू की जगह क्या आ सकता है, इंक्रीज इन बैंक लोन, एक ही बात है. आपका बैंक लोन बढ़ गया, ये भी क्या हो जाएगा, इनफ्लो ऑफ कैश. आपका बैंक लोन कम हो गया, डिक्रीज इन बैंक लोन, दैट विल ऑल्सो नीड टू दी इनफ्लो ऑफ कैश. ये तो सारी सिंपल सी आइटम है यार, हमारा हेल्प कर लेगी. बट जो प्रॉब्लम देने वाली आइटम है ना, वो एक है, विच इज द बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है तो करंट लायबिलिटी, और हमने पढ़ा था सारी करंट एसेट्स और सारी करंट लायबिलिटी ऑपरेटिंग में जानी चाहिए. बट एक बैंक ओवरड्राफ्ट ही ऐसी लायबिलिटी है जो उसमें नहीं जाएगी ऑपरेटिंग. ठीक है जी, किसके अंदर जाएगी, फाइनेंसिंग में जाएगी, बिकॉज ये मेरी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने वाली है. सिमिलरली अगर इसका अमाउंट भी इंक्रीज हो जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट का, तो मैं इसे क्या करूंगा प्लस, और अगर इसका अमाउंट भी डिक्रीज हो जाएगा, मैं इसे क्या करूंगा माइनस. अगर बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है, मतलब आपके पास इनफ्लो ऑफ कैश हुआ होगा. अगर बैंक ओवरड्राफ्ट कम हो रहा है, मतलब क्या हुआ होगा, आउटफ्लो ऑफ कैश. अब ये तो सिंपल वाली आइटम थी, बट कुछ आइटम ऐसी हैं जो स्पेशल आइटम्स हैं, जो मेरे क्वेश्चन को हमेशा तंग क्या हमेशा खराब करेंगी. इसमें कौन कौन सी आती है, पहले एक बार इनको समझ लेते हैं, बाद में उसको कॉपी भी कर लेंगे. सबसे पहली आती है इंटरेस्ट पेड या फिर डिविडेंड पेड. इनका ट्रीटमेंट मैंने वहाँ क्या किया था, इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड का ऑपरेटिंग में. इन सबको मैंने ऑपरेटिंग में क्या किया था, प्लस, और इनको मैं फाइनेंसिंग में क्या करता हूँ, माइनस. क्यों, इंटरेस्ट पेड या डिविडेंड पेड में किसके ऊपर पे कर रहा हूँ, जो पैसा मैंने क्या किया हुआ, बोरो किया हुआ है. तो ये कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग. इस वजह से कहाँ जाएगा, फाइनेंसिंग में माइनस, और इसका जो इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग में प्लस. ठीक है जी. तो यहाँ पे एक और माइनस में क्या लिखूंगा, इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड. ठीक है जी. एक लास्ट चीज ऐसी और, वो है हमारे पास प्रपोज डिविडेंड. क्या ये भी हमने कभी पढ़ा है, मैंने आपको इसकी कहानी भी सुनाई थी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में. प्रपोज डिविडेंड ये 2 सालों के लिए गिवन होगा जी, एक 2022, दूसरा 2023. 2023 वाले को तो रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज अ कॉन्टीजेंट लायबिलिटी. बट जो 2022 वाला प्रपोज डिविडेंड, पिछले साल का डिविडेंड मैं इस साल पे करूंगा. ठीक है जी. वो क्या होगा, इनफ्लो ऑफ कैश या आउटफ्लो ऑफ कैश, आउटफ्लो ऑफ कैश. तो फाइनेंसिंग में से क्या हो जाएगा, माइनस, और ऑपरेटिंग में क्या किया था, प्लस, ऊपर पीपीटीआई में. तो इस वजह से एक और आइटम माइनस में क्या आ जाएगी, प्रपोज डिविडेंड. ठीक है जी.
और एक और लास्ट चीज़ अभी भी बचेगी, वैसे तो काम की नहीं है, नकली सी है, किसी किसी क्वेश्चन में आ जाती है, वो आता है सिक्योरिटी प्रीमियम। पहले तो ये रिकॉल करो यार, सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ आता था? नहीं, एनपी में तो नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम वैसे रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। वेरी गुड। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या आते थे? 4S, 2C और एक O। अगर इन सब की वैल्यू बढ़ेंगी तब तो मैं उसको ऑपरेटिंग में प्लस कर रहा था, बट एक सिक्योरिटी प्रीमियम ही एक ऐसा रिजर्व है जो ट्रांसफर टू रिजर्व में ट्रांसफर नहीं होगा। वो किसका पार्ट है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। बिकॉज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कब क्रिएट होता है? जब मैं शेयर इशू कर रहा हूं या मैं डिबेंचर इशू कर रहा हूं। तो शेयर इशू करना और डिबेंचर इशू करना दोनों कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। इस वजह से ये हमेशा किसमें जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। या एक और लास्ट आइटम क्या आ जाएगी? इंक्रीज इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बाकी मैं यहां से इसका टोटल करूंगा और इसका टोटल करूंगा, जो भी डिफरेंस है प्लस में आएगा तो क्या लिखूंगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। माइनस में आ जाएगा तो क्या लिख लूंगा? कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और हाँ, माइनस में आ जाएगा तो कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बस जी, सारी आइटम में प्लस और माइनस हमने देख ली, क्या क्या करना है। आगे क्वेश्चन करते हैं, बात और समझ में आ जाएगी। हाँ जी, तो कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सिंपल सी चीज करनी है, बस इनफ्लो ऑफ कैश को क्या करना है? प्लस, और आउटफ्लो ऑफ कैश को क्या करना है? माइनस। फर्स्ट आइटम लिखिए भाई ने, शेयर कैपिटल। देखो जी, शेयर कैपिटल पिछले साल कितने की थी? 4 लाख। इस साल कितने की होगी? 5 लाख। शेयर कैपिटल बढ़ गई। इनफ्लो ऑफ कैश या आउटफ्लो ऑफ कैश? इनफ्लो। पैसा आया तो यहाँ लिखो जी शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए। ठीक है जी। नेक्स्ट 10% डिबेंचर्स पिछले साल कितने के थे? 1.5 लाख। इस साल कितने के बच गए? 1 लाख। कम हो गया, पैसा आया है? गया? गया होगा क्योंकि पेमेंट करिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 10% डिबेंचर्स कितने आ गए हमारे पास? 50,000। ठीक है जी, कोई जरूरत नहीं, यहाँ लेस लिखा हुआ है। नेक्स्ट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पिछले साल कितने का था? 40। इस साल कितने का हो गया? 50,000। बढ़ गया। इनफ्लो ऑफ कैश या आउटफ्लो ऑफ कैश? इनफ्लो। यहाँ डाल दिए सिक्योरिटी प्रीमियम, बढ़ गया 10,000 रुपये प्लस। बैंक ओवरड्राफ्ट पिछले साल कितने का था? 1.5 लाख। इस साल कितने का हो गया? 2 लाख। इनफ्लो या आउटफ्लो? इनफ्लो। कितने से हुआ है? 50,000। क्या डाल दूंगा जी? बैंक ओवरड्राफ्ट इनफ्लो। कितने का जी? 50,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस। ध्यान देना बस इसका, ये ना आपको कभी भी बैलेंस शीट में नहीं मिलेगा क्योंकि ये तो एडजस्टमेंट है। ये तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल में मिलेगी, जहाँ पे आता है अदर एक्सपेंसेस में आ जाएगा। बट हम लोग अभी इसको रिकॉर्ड नहीं करें। हम जो रिकॉर्ड करेंगे ना, प्रीवियस ईयर की वैल्यू पे काटा मार दो, सिर्फ इस ईयर वाले को लिखो, इसमें डिफरेंस थोड़ी आएगा। ये तो पिछले साल का पे कर दिया होगा और इस साल वाला रिकॉर्ड करना है। अब इस साल का जितना इंटरेस्ट पेड है वो क्या करेंगे? ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग में माइनस। तो यहाँ क्या करूँगा? माइनस इंटरेस्ट पेड 15,000 ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। सिमिलरली अगला भी गिवन इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 10,000। ये इनफ्लो या आउटफ्लो? आउटफ्लो। ये भी आ जाएगा इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स कितने का जी? 10,000। अब टोटल कर लेते हैं जी, कितना बन रहा है? 1 लाख, एक सेकेंड जी, ये आ गया 1,60,000 प्लस इसका टोटल क्या कितना आ गया जी मेरे पास? 75,000। आंसर कितना आ गया जी हमारे पास? टोटल 85,000। आंसर प्लस में आ रहा है तो क्या लाइन लिखूंगा? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जी। बस सिंपल चीज़ है, जो इनफ्लो है उसको प्लस, जो आउटफ्लो है उसको क्या कर रहा हूँ? माइनस। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 25 कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर सारी एडजस्टमेंट भरी हुई हैं। मतलब एक क्वेश्चन कर लो, पूरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी समझ में आ जाएगी। प्लीज़ इसको अच्छे से समझ लेना जी कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले एक एक करके सारी आइटमें रिकॉर्ड करते हैं। वही सिंपल सा बेसिक्स है। इनफ्लो ऑफ कैश को क्या कर रहा हूँ? प्लस। आउटफ्लो ऑफ कैश को क्या कर रहा हूँ? माइनस। जैसे यहाँ दे दिया शेयर कैपिटल, पिछले साल कितने की थी? इस साल कितने की होगी? 8 लाख। कितने से बढ़ गई? 2 लाख। तो यहाँ डाल दिया जी शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए प्लस आगे लगा दिया इक्विटी शेयर कैपिटल। नेक्स्ट 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पिछले साल कितने की थी? 2 लाख। इस साल कितने की होगी? 0। मतलब आपने क्या कर दी होगी? रीपेमेंट। कम होने का मतलब क्या? आपने की रीपेमेंट कर दी। क्या हो जाएगा जी? आउटफ्लो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख। नेक्स्ट
14% डिबेंचर्स पिछले साल कितने के थे 0, इस साल कितने के हो गए 1 लाख, कितने से बढ़ गया 1 लाख। इनफ्लो या आउटफ्लो, इनफ्लो, तो यहाँ डाल देंगे जी 14% डिबेंचर्स बढ़ गया तो क्या हो गया जी इनफ्लो ऑफ कैश। बढ़ने का रीज़न ये है कि हमने डिबेंचर इशू किए, ये तो सिंपल थी। अब आते ही एडजस्टमेंट्स पे, प्लीज़ जरा एडजस्टमेंट्स पे ध्यान देना। फर्स्ट लिखी हुई है इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 15%। शेयर जो है वो हमने 15% प्रीमियम पे इशू कर दिए। बस अब ये देखो जो हमने शेयर इशू किए उससे इनफ्लो होगा या आउटफ्लो, इनफ्लो। चलो देख लेते हैं। हमने इक्विटी शेयर कितने के इशू किए हैं जी 2 लाख, इसको कितने परसेंट पे इशू पे किया जी 15%, तो कितना हो गया 30,000। या लिखूंगा जी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2 लाख का कितना निकाला है 15%, दैट विल बी 30,000 रुपये। यहाँ गिवन है ना सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस, सब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं गिवन तो हमें ऐसे करके निकालना पड़ेगा, तो क्या दिक्कत है निकाल देंगे। अगला पढ़ते हैं 12% प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट प्रीमियम ऑफ 5%। शेयर्स मैंने 5% प्रीमियम पे रिडीम कर दिए, इनफ्लो होगा या आउटफ्लो, आउटफ्लो। शेयर मैंने कितने के रिडीम किए हैं 2 लाख, इसके ऊपर प्रीमियम कितने का निकलेगा 2 लाख का 5% कितना बनेगा 10,000। ठीक है, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट 14% डिबेंचर वर इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 1%। डिबेंचर जो थे वो मैंने 1% डिस्काउंट पे इशू किए। डिबेंचर टोटल मैंने कितने के इशू किए 1 लाख, उस पर डिस्काउंट कितने का आया जी 1%, मतलब कितना आ गया 1,000। इसको शो करने के 2 तरीके हैं। पहला क्या है, यहाँ जो आपने 1 लाख लिखा हुआ है उसमें से 1,000 माइनस करके सीधा 99 शो कर दो यहाँ पे। क्या दूसरा तरीका क्या है, डिस्काउंट को माइनस में डाल दो। बात तो एक ही है, हमने पैसा तो 99,000 आया होगा ना, तो इस वजह से 1,000 यहाँ डाल दिए। नेक्स्ट चलते हैं डिविडेंड पेड ऑन दी ओल्ड प्रेफरेंस शेयर्स। आपने पुराने शेयर्स के ऊपर डिविडेंड पे कर दिया, इनफ्लो या आउटफ्लो, आउटफ्लो में डालो जी डिविडेंड पेड 24,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 14,000, इनफ्लो या आउटफ्लो, दोबारा डाल दे रही इंटरेस्ट पेड आउटफ्लो क्योंकि पैसा जा रहा है। नेक्स्ट अंडरराइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर्स पे की होगी, इनफ्लो या आउटफ्लो, आउटफ्लो, यह डाल दो जी अंडरराइटिंग कमीशन कितने की पे करी है 10,000। अगला प्रपोज डिविडेंड, देखो प्रपोज डिविडेंड के साथ ना 2 ईयर के अमाउंट देगा हमेशा, एक 2018 दूसरा 2017। 2018 वाले को तो रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे बिकॉज इट इज अ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, अभी पॉइंट लिखवाया था। 2017 वाला रिकॉर्ड करेंगे। ये क्या हमारे लिए इनफ्लो या आउटफ्लो, प्रपोज डिविडेंड से तो पिछले साल का डिविडेंड इस साल पे करूंगा, आउटफ्लो। क्या डाल दिया जी प्रपोज डिविडेंड कितने का बन रहा है ये 90,000। और कुछ है नहीं जी, टोटल करते हैं। इसका टोटल बन रहा है 2 लाख प्लस 1 लाख 3,30,000। यहाँ से इसका टोटल कितना बन रहा है भाई, तूने सॉल्व कर लिया था 2, मैं खुद ही कर लेता हूँ इतने में है 3,49,000। कितना बच गया जी 19,000। आंसर माइनस में आ गया तो क्या वर्ड लिखूंगा, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी 19,000, ब्रैकेट लगाना है। कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी 19,000 रुपये।